हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूटिलिटी का पार्ट चल रहा था, जिसके तहत मैं आज उपभोक्ता की बचत और एंजल वक्र लेके आया हूँ। और इन दोनों ही जो टॉपिक हैं, उपभोक्ता की बचत और एंजल वक्र, यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। या कभी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक साल में 2 बार पेपर होता है, तो कभी दिसंबर में कभी जनवरी में, या कभी कभी दोनों में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आज की, आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टफुल होने वाली है। आप सभी को पता है, एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो अप्रैल में बहुत ज़्यादा चांस हैं। खैर, अभी टेम्प्ररी डेट ही मान सकते हैं इसे हम। पक्का तो जब पता चलेगा, जब नोटिफिकेशन जारी कर देगा एनटीए। तो चलिए, सभी बातों को छोड़ते हुए क्लास पर आते हैं। तो हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। और आज हम आपके लिए जो पढ़ाएंगे उसका नाम है, टॉपिक का, उपभोक्ता की बचत। और दूसरा टॉपिक जो होगा हमारा, एंजल वक्र। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं उपभोक्ता की बचत। फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उपभोक्ता की बचत। फ्रेंड्स, ये एक सिद्धांत है जो डीविट नाम के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1985 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था फ्रेंड्स? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस किताब में इस सिद्धांत का जिक्र किया था। इसके बाद में हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से उदासीनता वक्र की सहायता से इस सिद्धांत को पुनः स्थापित किया था। फ्रेंड्स, रियली में जो वास्तव में उपभोक्ता की बचत होती है वो होती क्या है, आइए देख लेते हैं। किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो अधिकतम कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है और वह वास्तव में जो कीमत चुकाता है, इन दोनों की कीमत के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक टेबल है, जो टेबल मार्शल ने बनाई थी, सारणी। इसके बारे में क्या है, नंबर 1 में वस्तु की इकाइयाँ दी गई हैं, यह सीमांत उपयोगिता दी गई है, यह वास्तविक कीमत दी गई है, यह उपभोक्ता की बचत दी गई है। यहाँ सीमांत उपयोगिता जो पहली वस्तु की है वो 10 है, इसकी वास्तविक कीमत 1 है। इस वस्तु पर उपभोक्ता की जो बचत होती है वो 9 होती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जो वास्तविक कीमत आती है वो 5 रुपये आती है। सीमांत उपयोगिता 26 आती है। और जो उपभोक्ता की बचत होती है वो 26 माइनस 5 इक्वल टू 21 हो गई। तो यहाँ मार्शल ने इसे उपभोक्ता की बचत बताया है। उपरोक्त सारणी में एक उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई के लिए ₹10 देने को तैयार है। जैसा कि यह दिखाया गया कि पहली वस्तु के लिए उपभोक्ता ₹10 देने के लिए तैयार है, दूसरे के लिए 7, और इसी प्रकार तीसरे के लिए 5 रुपये, और चौथी के लिए 3 रुपये, और जो 5वीं इकाई है उसके लिए 1 रुपये देने को तैयार है। इस प्रकार जो उपभोक्ता की बचत होती है टोटल वो 21 होती है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, 9 + 6 + 4 + 2 + 0, ये 21 प्राप्त होगी इसे। इस पराक्रम उपभोक्ता की बचत की परिभाषा ये दी जाती है, इस पराक्रम पर वो छूट गया है, पर की परिभाषा ये दी जाती है कि ये उन कीमतों का अंतर है जो उपभोक्ता की किसी वस्तु के लिए देने को तैयार हो और जो उसे वास्तव में देता है। मान लीजिए कि एक वस्तु की जो कीमत है वो मान लो 10 रुपये है। उससे दुकानदार मान लो डिमांड कर रहा है कि आप 12 रुपये दीजिए, या 12 रुपये बताए हैं उसने। तो जो 10 रुपये उपभोक्ता देगा और जो दुकानदार ने 12 रुपये बताए, तो 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2 जो होगा वो उपभोक्ता की बचत होगी। फ्रेंड्स, अब इस वाले चित्र के बारे में बात करते हैं कि ये क्या कहता है। उपभोक्ता की बचत का वक्र बोलते हैं हम इसे। ये चित्र में, इस चित्र में, यहाँ चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा, ये एक्स अक्ष है, तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत है, सीमांत उपभोक्ता को दिखाया गया है।
जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदेगा तो उसकी सीमांत उपभोक्ता कम होती जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदेगा तो उसकी सीमांत उपभोक्ता कम होती जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो नियम है उपभोक्ता की बचत, इस सीमांत उपभोक्ता हास्य नियम से ही आया है और उसी का एक रूप है। तो सीमांत उपभोक्ता कम होती जाएगी और वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ प्रदर्शित होगा। यहाँ सीमांत उपभोक्ता उपयोगिता वस्तु का मांग वक्र भी है। ओपी कीमत पर वस्तु एम इकाई खरीदता है, ओपी कीमत पर वस्तु की ओएम इकाई खरीदता है और ओपी इंटू ओ एम इक्वल्स टू, फ्रेंड्स हम जब किसी की कीमत निकालते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है और उसकी जो इकाइयाँ होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आता है ओ एम एस पी आता है, ओ एम एस पी। ये वाली चीज़ वस्तु ने खरीदी, उपभोक्ता ने खरीदी और इसकी वह कीमत देता है। परंतु ओ एम इकाइयों के लिए उपभोक्ता कुल कीमत ओ एम एस ए देता है। तो ओ एम एस ए माइनस ओ एम एस पी इक्वल टू पी एस ए। तो ये वाला जो एरिया है पी एस ए, ये उपभोक्ता की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके होंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या होती है। इसकी कुछ सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, उसे बता देते हैं। उपयोगिता का मात्रात्मक माप नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये क्या है, मार्शल ने उपयोगिता की माप की है, लेकिन वास्तव में क्या आप उपयोगिता माप सकते हैं? क्योंकि उपयोगिता जो होती है वो एक मानसिक संतुष्टि होती है और कभी भी हम मानसिक संतुष्टि को नहीं माप सकते। तो यहाँ यही बताया गया है कि उपयोगिता का मात्रात्मक माप नहीं किया जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो स्थिर नहीं रहती है, उसकी उपयोगिता जो है चेंज होती रहती है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। एक वस्तु से दूसरी स्वतंत्र नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम वस्तुएं खरीदते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से रिलेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, उनमें एक संबंध पाया जाता है। स्थानापन्नों की अनुपस्थिति अवास्तविक है। यह इस नियम में माना गया है कि किसी वस्तु का स्थानापन्न नहीं है। कहने का मतलब ये कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन रियल जगत में, वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता है। हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता है। यह कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो उपभोक्ता होता है उस तो अगर कोई, मान लो आप मार्केट गए, आपने कोई भी चीज़ खरीदी, तो आप खरीद रहे हैं उसे 10 रुपये की और दुकानदार ने अगर 15 बता दिए, तो क्या आप उसे 15 देंगे? नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक कीमत नहीं देता है। अगर उसकी कीमत 10 रुपये है तो वह 10 रुपये देगा, 15 नहीं देगा, जो कि इस नियम का नेगेटिव पॉइंट है। फ्रेंड्स, आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं मैंने यहाँ पे, उन्हें देख लेते हैं। संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण मांग का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। फ्रेंड्स, जो संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण मांग का नियम जो है उपयोगिता को मापने का, वो सबसे प्राचीन सिद्धांत है। संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत को मार्शल द्वारा प्रतिपादित करने के कारण इसे मार्शल का सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्ष 1985 में मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से ड्यूपिट के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की थी। आय मांग वक्र को एंजल वक्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे मैंने एंजल वक्र का एक्सप्लेन रूप दिया है, आपको समझाया है कि एंजल वक्र क्या होता है और कैसे कैसे वो जो मात्रा होती है, डिमांड होती है, मांग की मात्रा जो होती है और जो हमारी आय होती है उसमें क्या संबंध है। तो आइए हम देख लेते हैं एंजल वक्र। फ्रेंड्स, एंजल वक्र क्या है? एक प्रकार का वक्र है जो हमें मांगी गई मात्रा, मतलब किसी वस्तु की मात्रा खरीद रहे हैं, उसकी मात्रा और आपकी जो आय है उसके बीच संबंध स्थापित करता है, उसी को हम एंजल वक्र कहते हैं। देख लेते हैं एंजल वक्र वस्तु विशेष की मांगी गई मात्रा तथा उपभोक्ता की आय के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। चूंकि आय में वृद्धि होने से सामान्यतः वस्तु की अधिक मात्रा की मांग की जाती है।
फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब आप आज मान लो 100 रुपये की इनकम है आपकी डेली की, तो आप जो खर्च करेंगे वो 100 रुपये के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन आपकी कल को क्या होती है, इनकम जो है वो 200 रुपये हो जाती है, तो आप जो खर्च करेंगे वो 200 रुपये के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी इन दोनों के संबंध को एंजल बकर ने जो है बताया है। एंजल बकर में इसी को बताया गया है कि जब हमारी आय बढ़ती है तो हम खर्च जो करते हैं उस पर कितना कितना जो है उस पर असर पड़ता है। मतलब जब हमारी 100 रुपये आई थी तो हम कितना खरीद रहे थे, कितनी मांग कर रहे थे, और जब 200 रुपये आय हो जाएगी तो कितनी मांग कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, एंजल बकर का ढाल जो होता है वो धनात्मक होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए एंजल बकर का ढाल अलग अलग होता है। आवश्यक, विलासिता तथा घटिया वस्तुओं के लिए एंजल बकर की आकृति भिन्न भिन्न होती है। अब फ्रेंड्स, जैसे वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु आवश्यक वस्तु होती है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि पानी हो गया, दवाई हो गई, और आपकी खाने पीने की चीज़ें हो गई, वो जो है आवश्यक वस्तु होती हैं। विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं, जिन्हें जो है जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर हो गई, 4 व्हीलर हो गई, और जो मतलब जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। और घटिया वस्तुएं वो होती हैं जो, जैसे आपकी आज 100 रुपये थी आज, तो आप वो आज उस हिसाब की चीज़ों का यूज़ करेंगे जो 100 रुपये में आ सकती है। बट जब कल को आपकी 200 रुपये की आय हो जाएगी तो आप जो चीज़ें कम क्वालिटी की थी या जो चीज़ें सस्ती थी उनके स्थान पर क्या करोगे, आप महंगी चीज़ों को खरीदने लगोगे। तो जो चीज़ें परिवर्तित की आपने, जो जो पहली चीज़ थी वो घटिया चीज़ कहलाती है, घटिया वस्तु कहलाती है। तो इन तीनों का जो वक्र होता है एंजल वक्र, वो अलग अलग होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड, नंबर 1, आवश्यक वस्तुओं के लिए एंजल वक्र का ढाल। आवश्यक वस्तुओं की स्थिति में एंजल वक्र उन्नतोत्तर यानी कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि मांगी गई मात्रा में वृद्धि का अनुपात आय में वृद्धि के अनुपात से कम होता है। इस प्रकार के एंजल वक्र का ढाल आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है, जो सूचित करता है कि आय में प्रत्येक समान वृद्धि होने पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा में होने वाली वृद्धि क्रमशः घटती जाती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, आप आज 500 रुपये कमा रहे हैं, मान लो, सपोज कर लो आप आज 500 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका जो खर्च होगा वो 500 रुपये के अकॉर्डिंग होगा और उसी के अकॉर्डिंग बचत होगी। लेकिन आप कल को 5000 कमाने लगे सपोज एक दिन में, तो क्या आप 5000 उपभोग पर खर्च कर देंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि उपभोग आपका कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा उपभोग पर खर्च नहीं होगा। तो यही चीज़ बताएगी यहाँ पे। तो जो वस्तु की मांगी की मात्रा इस एक्स एक्स पर ली है यहाँ पर, और आय बाई एक्स पर ली है, और इसका जो ढाल है ये कॉन्वेक्स है फ्रेंड्स। और इसी को जो है ना, ये वाला ये जो है ये एंजल वक्र है, एंजल कर्व, ये एंजल कर्व कहलाता है। अब फ्रेंड, देख लेते हैं कि जो विलासिता की वस्तु होती है उनके केस में एंजल वक्र का ढाल कैसा होता है। विलासिता की वस्तुओं की स्थिति में एंजल वक्र का ढाल। विलासिता की वस्तुओं की स्थिति में एंजल वक्र नतोदर यानी कॉनकेव होता है, ये मूल बिंदु से दूर भागता है, क्योंकि वस्तुओं की प्रकार का एंजल वक्र चित्र की भांति होता है। क्योंकि वस्तुओं की मांगी की मात्रा में वृद्धि का अनुपात आय में वृद्धि के अनुपात से अधिक होता है। फ्रेंड्स, जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं इनके केस में क्या होता है कि आय से कभी कभी ज़्यादा भी खर्च कर लेते हैं लोग। मान लो आपको एक गाड़ी लेनी है, मान लो आपको 4 व्हीलर लेनी है, तो आपकी आय होगी मान लो एक साल में 5 लाख रुपए, सपोज कर लो 5 लाख रुपए आय होगी आपकी, 5 लाख रुपए आय होगी आपकी, लेकिन आपने गाड़ी ले ली 8 लाख की। तो यह क्या हुआ, जो कार है वो एक विलासिता की वस्तु है पहली चीज, और विलासिता की वस्तु है तो आपने जो है जितनी आपकी आय थी उससे अधिक आपने खर्च कर दिया। तो इसका जो वक्र होता है वो इस तरह से होता है, ये यहाँ पे एंजल वक्र कहलाएगा, ये इसी है। बाई एक्स पर आपकी आय है, एक्स एक्स पर वस्तु की मांगी गई मात्रा है। फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि जो निम्न अथवा हीन वस्तुओं की स्थिति होती है उनमें एंजल वक्र का कर्व कैसा होता है। निम्न अथवा हीन वस्तुओं की स्थिति में
वृद्धि के साथ वस्तु का उपभोग घटता है। फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन छूट गई है कि इन वस्तुओं के केस में जब आय बढ़ती है तो इन वस्तुओं का उपभोग घट जाता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि आपकी आय आज मान लो 500 रुपये है। जब आप 500 रुपये कमाते हैं तो आप 500 रुपये के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे और उसी लेवल की वस्तु खरीदेंगे। मान लो मार्केट में जब आप जाएंगे तो एक शर्ट 100 रुपये की भी मिल जाती है, एक शर्ट 300 रुपये की भी मिल जाती है और एक शर्ट 1000 रुपये की भी मिल जाती है। तो आप सपोज करो कि 500 रुपये कमा रहे हैं तो आप 100 रुपये की शर्ट पहन रहे हैं। अब कल को क्या होगा, आपकी आय हो गई 1000 रुपये डेली, तो आप कल को मान लो 300 रुपये की शर्ट परचेज कर सकते हैं। तो आय बढ़ने पर भी घटिया जो वस्तु होती है उनकी जो मांग क्या है घट जाती है और इस केस में जो एंजल वक्र बनता है वो बाईं ओर को मुड़ा हुआ बनता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के लिए तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। फ्रेंड्स एंजल वक्र एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फरवरी चल रहा है, चूँकि एग्ज़ाम अप्रैल में होने की बहुत संभावना है, तो मैं 1 मार्च से आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन सीरीज लेकर आऊँगा जहाँ मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, उसके तथ्य बताऊँगा और आपके टॉपिक वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और पूरे मार्च क्वेश्चन सीरीज ही चलेगी, क्योंकि इतनी जल्दी इतने बड़े सिलेबस को ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होगी। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।